नमस्कार दोस्तों, बी&पी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डिस्कस करेंगे। पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1968 डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को समझने में सहायता करेगा। तो पहला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन विच एंटाइटल्स ए पर्सन टू मूव द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब वो चीज जो किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल करने की या फिर प्रोसिक्यूशन करने की सहूलियत प्रदान करता है या कारण बनता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है कि एक पर्सन के पास कोई लीगल राइट हो और दूसरे पर्सन के द्वारा उस लीगल राइट का वायलेशन हो, और जब ये वायलेशन होगा तब ये पहला पर्सन, सपोज ये ए है और ये बी है, तो बी ने ए का लीगल राइट वायलेट किया, तो जिसकी वजह से ये जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आ जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ सम लीगल राइट इन ए पर्सन, वायलेशन ऑफ सच लीगल राइट which gives ground for bringing a civil action or suit against the person who violated the legal right। समझिए अब इसको एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है प्रेमाइसेस ऑन रेंट। ये ने बी को, ये जो है वो टेनेंट है, बी जो है वो लैंडलॉर्ड है। ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कोई सूट प्रोमाइसेस लेने का रेंट पे, और इसके बाद सपोज इस बी का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था। एक बिल्डिंग पे, एक फ्लोर पे ए था, दूसरे फ्लोर पे सी था। सी जो है वो लाउड म्यूजिक बजाता था। तो अगर ये कोई बिल्डिंग को किराए पे लेता है तो उसका पास राइट क्या है? तो राइट है उसके पास कि वो पीसफुली अपने रेंटेड प्रीमाइसेस का यूज करे। लेकिन सी के लाउड म्यूजिक बजाने की वजह से ए का पीसफुल एंजॉयमेंट खतरे में है। तो यहाँ पे ये जो है वो सी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। दूसरा एग्जांपल देखिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल राइट क्या है? टू हैव द ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी परफॉर्म, मीन्स अगेन एग्जांपल लेते हैं, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और बी जो है वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने से मना करता है। तो ए के पास क्या राइट है? ये के पास राइट है कि वो बी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सके एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कभी भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्रिएट नहीं होता है। तो कहाँ क्रिएट होता है? तो ये अदर सब्सटेंटिव लॉ में क्रिएट होता है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें आप और भी ले सकते हैं, एचएमए, हिंदू मैरिज एक्ट, एटसेट्रा। अब देखिए, अगर लीगल राइट दूसरे एक्ट से डेराइव होता है तो स्पेसिफिक रिलीफ की जरूरत क्यों पड़ी? राइट? तो स्पेसिफिक रिलीफ की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये एक कम्प्लीमेंट्री रिमेडी है। कम्प्लीमेंट्री रिमेडी का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ और उस लॉ के अंतर्गत अगर एडिक्वेट रिलीफ नहीं है तो बचा खुचा जो रिलीफ है वो हमें मिलेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। एक मैगजीन आपने सुना होगा, आप लॉ प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंट्रेंस के, उस समय भी मैगजीन पढ़ना होता है, यूबी जस्ट ईबी रिमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रिमेडियम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ
वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ रिलीफ मिले, राइट, बट एडिक्वेट एंड कंप्लीट रिलीफ मिले, तब ये यूबी जस्ट रेमेडियम जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई होता है। आगे आके देखिए, अगर कोई एडिक्वेट रिलीफ के लिए सब्सटेंटिव लॉ साइलेंट हो तब क्या होगा? तो या तो वो कोर्ट इवॉल्व करेगा कुछ ऐसा प्रोसेस जिससे कंप्लीट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो, राइट, या फिर कोई दूसरा लॉ होना चाहिए जो कंप्लीट रिलीफ प्रोवाइड करे। तो जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो बेस्ड है इक्विटी एंड जस्टिस पे, जो कंप्लीट रिलीफ प्रोवाइड करता है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन कभी भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत नहीं अराइज होता है, ये अराइज होता है दूसरे कंसर्न सब्सटेंटिव लॉ में, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत इक्विटेबल रिलीफ मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेनेंसी। अगेन एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कोई हाउस को लेंट करने का, लीज पे लेने का। अब क्या है, ये हाउस बी का था, बी ने डिनाई कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो ऐसे में ए के पास क्या क्या रिमेडी है? तो पहला रिमेडी है कि डैमेज ले बी से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। दूसरा रिमेडी है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जाए और रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन कराए। सपोज बी ने सी को कर दिया था, रेंट पे लगा दिया था, तो रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन कराए, इसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तीसरा, अगर बी ने रेंट पे नहीं लगाया है तो ये जो है वो सूट फाइल कर सकता है इंजंक्शन के लिए कि किसी और को लीज पे ना दिया जाए, राइट। अब आइए देखते हैं, अगर कोई सूट फाइल होता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करेगा। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज ए ने बी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल किया, तो एक को क्या क्या मिलना चाहिए? तो एक तो डैमेजेस मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ और। ये इक्विटी डिमांड करता है कि ए को डैमेजेस के अलावा कुछ और मिलना चाहिए, जबकि हो सकता है बी को इक्विटी ये डिमांड करे कि बी सिर्फ डैमेजेस पे करे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे केस में जो जजेस हैं उनको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है और वो देखते हैं कि क्या और कितना रिलीफ दिया जा सकता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी था। इट मीन्स ये डिपेंड था कि कोर्ट क्या और कैसे रिलीफ ग्रांट करे या ना करे। परंतु 2018 के अमेंडमेंट के बाद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट बिकेम मैंडेटरी। आप सेक्शन 10 एंड सेक्शन 14 का लैंग्वेज देखेंगे तो ये दोनों सेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 20 भी देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे ये 2018 के अमेंडमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 2018 के अमेंडमेंट के बाद ये जो एक्ट है इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिशनरी न रख के मैंडेटरी हो गया है कुछ चीजों के लिए। आइए अब देखते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को स्पेसिफिक क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन है कि जो रिलीफ प्रोवाइड होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, या जिसे हम रिलीफ इन स्पेसी कहते हैं, या डेफिनिट
रिलीफ भी कहते हैं। और ये रिलीफ क्यों होता है? टू फुलफिल द स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन मैं पुराना एग्जांपल लूंगा, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि बी जो है अपना हाउस ए को देगा और बी ने ए को ना देख के सी को देने का मन बना लिया है। तो यहाँ पे ए सूट ला सकता है बी के खिलाफ कि नहीं, उसे पोजीशन दिया जाए और बी को रिस्ट्रेन किया जाए कि वो सी को किराए पे ना दे। तो मतलब यहाँ एग्रीमेंट था प्रीमाइसेस को रेंट पे लेने का, तो वही रिलीफ मिलेगा कि ए को प्रीमाइसेस दिया जाए रेंट पे। इसे अब ये देखिए, इसका लास्ट 2 सेंटेंस में पढ़ना चाहूंगा। रिलीफ प्रोवाइडेड इज नॉट कंपनसेटरी और रिस्टोरेटिव। कंपनसेटरी का मतलब हुआ कि कंपनसेशन मिल गया। भाई ए ने बी से एग्रीमेंट किया था कि बी ए को हाउस देगा रेंट पे, बी ने नहीं दिया तो उस ए को पैसे दे दो, ये हुआ कंपनसेटरी। तो इसकी जगह पे उसको पोजीशन दिया जाए। और ये इस तरह का जो रिलीफ है वो डायरेक्टली इंसिडेंटल है किस चीज पे? तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रॉन्ग। मतलब रॉन्ग यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने एग्रीमेंट किया कि ए को किराए पे मकान देगा, पर वो नहीं दे रहा है, तो यहाँ रॉन्ग हुआ, नहीं देना तो उसको रीस्टोर करना है। यानी यहाँ सब्जेक्ट मैटर है टेनेंसी, तो टेनेंसी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, परफॉर्म कराना है। अब अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक ऑर्डर होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो इसमें डिफेंडेंट को क्या करना होगा या क्या नहीं करना होगा? तो डिफेंडेंट को कोई पार्टिकुलर थिंग करना होगा जो रॉन्गफुली रिफ्रेन कर रहा था खुद को परफॉर्म करने से। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट का अपना पार्ट नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर रहा है, तो दूसरा पार्टी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसे कंपेल कर सकता है कि वो अपने पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करे। या दूसरा, अगर वो रॉन्गफुली कुछ कर रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट अगर रॉन्गफुली कुछ कर रहा है तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्लेंटिफ जाके उस रॉन्गफुल एक्ट को करने से डिपेंडेंट को रिफ्रेन करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टोर्ट ऑफ न्यूसेंस, ये हमने डिस्कस किया था कि सपोज ये ने बी और सी दोनों को अपने हाउसेस लेंट किए अलग अलग फ्लोर पे। सी अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए के पास पीसफुल एंजॉयमेंट का राइट है, तो सी अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो ये सी के अगेंस्ट में सूट ला के इसके लिए इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकता है कि सी न्यूसेंस क्रिएट ना करे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलोक और मुल्ला जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पार्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ कंसीडर करते थे। क्यों कंसीडर करते थे? उनका कहना था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपने आप में कोई कॉज ऑफ एक्शन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है और यह सिर्फ जुडिशियल रिड्रेस या जुडिशियल सहायता करता है इसको रिड्रेस करने में, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि यह प्योर प्रोसीजरल लॉ है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोसीजरल लॉ जो है वो मैनर ऑफ प्रोसीडिंग प्रोवाइड करता है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सिर्फ हम रिलीफ की बात करते हैं, इसमें मैनर नहीं होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्योर प्रोसीजरल लॉ नहीं है और ये सब्सटेंटिव लॉ का ही पार्ट है जो कि कंप्लीमेंट्री रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ का जो स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक्ट कमेंस हुआ उस समय जितने भी केसेस पेंडिंग थे उन सब पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लगेगा। क्यों लगेगा?
तो जैसा अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर लॉ है, मतलब ये प्योर प्रोसीजर लॉ नहीं है, पर चूंकि ये प्रोसीजर लॉ की तरह ही माना गया है मुल्ला एंड पोलोक द्वारा, तो और प्रोसीजरल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन उठता है, क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव है? तो आंसर है इसका नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड जस्टिस, और इक्विटी एंड जस्टिस जो है वो डायनेमिक इन नेचर है और यह समय के साथ बदलता रहता है। आप एग्जांपल लें, 2018 के अमेंडमेंट के पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो प्योरली डिस्क्रिशनरी था। अगर आप सेक्शन 20 देखेंगे 2018 के अमेंडमेंट के पहले, तो वहां पे क्लियर था कि इट शैल बी इन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। वैसे ही सेक्शन 10 देखें, सेक्शन 14 देखें, हर जगह मे वर्ड यूज था। तो अब तो यही जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुआ और रिक्वायर्ड हुआ, वैसे वैसे हम इसमें चेंजेस लाते गए। और एक चीज बात और ध्यान में देने वाली है कि 2018 का अमेंडमेंट 1963 के बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पहला अमेंडमेंट है। अब देखिए, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन पे बहुत ही कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, दो उस पे डिपेंड करता है। पहला है वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, मतलब जो चाहता है कि उसके साथ इक्विटी हो वो उसे इक्विटी करना भी पड़ेगा। और दूसरा वन शुड कम टू कोर्ट विथ क्लीन हैंड, मतलब आप खुद गलती कर रहे हैं और खुद कोर्ट के पास जा रहे हैं कि देखिए जी सामने वाला मेरे साथ गलती किया है। ऐसा नहीं होगा। कोर्ट आप अगर जा रहे हैं तो आपको क्लीन हैंड होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद हम ओवरव्यू देखेंगे इस एक्ट का, इस एक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे और अगले वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक चीज और, यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पहला वीडियो है और इसमें कुछ और मतलब कई सारे वीडियो आएंगे जो अलग अलग पार्ट से डील करेंगे। तो पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियोस में। तो ये एक्ट को 3 भाग में बांटा गया। टोटल 8 चैप्टर हैं और 42 सेक्शंस हैं। पहले 44 सेक्शन थे, लेकिन सेक्शन 43 एंड 44 को रिपील कर दिया गया। अब देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में 4 सेक्शन है सिर्फ, जो प्रिलिमिनरी को डील करता है। इसमें हमारा सेक्शन 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 में जनरली जो होता है वो डेफिनेशन होता है, यहाँ भी डेफिनेशन पार्ट है, तो वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद पार्ट 2, ये पार्ट 2 जो है वो चैप्टर्स में बटे हुए हैं। पहला चैप्टर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी इमूवेबल या मूवेबल दोनों। तो सेक्शन 5 और 6 जो है वो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, और 7 और 8 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 25 तक है, और इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील किया हुआ है। ये एक बड़ा चैप्टर है, इनफैक्ट सबसे बड़ा चैप्टर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में। इसमें जो सेक्शन 10 एंड 14, 16, 20 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ सेक्शन जुड़े हुए भी हैं।
एक सेक्शन 14 ये भी इंसर्ट हुआ है 2018 अमेंडमेंट से। इसके बाद 20 के बाद 20A, 20B और 20C भी इंसर्ट हुए हैं, तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। रेक्टिफिकेशन होता क्या है, तो अगर म्यूचुअल मिस्टेक या फ्रॉड से जो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स हैं वो अपना सही मीनिंग नहीं दे रहे हैं, तो वैसे में एक पर्सन कोर्ट अप्रोच कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई किया जाए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। रिसिशन का मतलब क्या है? रिसिशन मीन्स टू रिसाइंड। टू रिसाइंड मीन्स किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, किसी चीज को खत्म करना। तो किसी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी है और एक पार्टी चाह रही है कि ये इस प्रेजेंट कंडीशन में इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है, तो वो कोर्ट अप्रोच करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया जाए। नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 रिलेट्स टू कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एक पर्सन, सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ए ने बी से कुछ लोन लिया, ठीक है, और इस लोन के अगेंस्ट में एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया बी के फेवर में, ठीक है। लेटर ऑन ए ने बी को पैसे दे दिए, पर ये प्रोमिसरी नोट वापस नहीं लिया। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि बी जो है वो इस प्रोमिसरी नोट का मिसयूज कर सकता है, ठीक है। और बाद में जब ए बी से प्रोमिसरी नोट मांग रहा है तो बी देने से मना कर रहा है, तो ऐसे में ए जो है वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है और कोर्ट को कह सकता है कि बता सकता है कि जो लोन उसने लिए थे वो बी को वापस कर दिए, पर बी जो है वो प्रोमिसरी नोट वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। चैप्टर 6। चैप्टर 6 रिलेट्स टू डिक्लेरेटरी डिक्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेटरी डिक्री दो चीजों की हो सकती है, या किसी राइट की, लीगल राइट की डिक्लेरेशन की, या किसी करेक्टर की डिक्लेरेशन की। ये दो तरह के सूट इसमें फाइल होते हैं। इसके बाद आता है पार्ट 3। पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ अभी जब हम कॉज ऑफ एक्शन वगैरह डील कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता है तो वहां पे जो रेमेडीज हैं, पहला है डैमेजेस, दूसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और तीसरा है इंजंक्शन। तो हम चैप्टर 7 में यही देखेंगे इंजंक्शन क्या क्या है, और यहाँ पे सेक्शन 36 और 37 है। जो पार्ट 3 का लास्ट चैप्टर और इस पूरे एक्ट का लास्ट चैप्टर है वो रिलेट करता है परपेचुअल इंजंक्शन से, और ये सेक्शन 38 से लेके 42 में। इन सब का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब देख लें 2018 में क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं कि ये अमेंडमेंट लाया क्यों गया। तो अमेंडमेंट क्यों लाया गया और ये कब से कमेंस हुआ। तो जो अमेंडमेंट लाया गया वो दो चीजों को ध्यान में रख के है। तो पहला जो था वो था कि इंडिया का ग्लोबल रैंकिंग इंप्रूव किया जाए। किस चीज में? तो डूइंग ऑफ बिजनेस में। और दूसरा रीजन क्या था कि जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड केसेस फाइल होते हैं उसमें कम से कम टाइम लगे, इसलिए ये दो एम को ध्यान में रख के ये अमेंडमेंट लाया गया। अब देखिए की फीचर्स इसके। तो पहला है कि एज ए जनरल रूल
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाएगा। ठीक है, पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिस्क्रिशन था, अब ये रूल बन गया। दूसरा, ये कोड के डिस्क्रिशन को मिनिमाइज करता है। मीन्स अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोड को अप्रोच करते हैं तो कोड के पास ज़्यादा डिस्क्रिशन नहीं है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ना ग्रांट करे। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन अमेंड हुए हैं। तो पहला सेक्शन जो अमेंड हुआ है, पहला सेक्शन 10 अमेंड नहीं हुआ है, सेक्शन 6 भी अमेंड हुआ है। वो जब हम डिटेल प्रोविजन डिस्कस करेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें अमेंड हुआ है। जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है यहाँ पे वो डील कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 जो है वो चेंज हुआ है, और पहले था ये डिस्क्रिशनरी, अब ये बोलता है कि सिर्फ सेक्शन 11 टू सेक्शन 14 और सेक्शन 16। ठीक है, तो जो सेक्शन 10 बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ किया जाएगा एक्सेप्ट सेक्शन 11(2) में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 14 और एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 16। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, इसी में आ गया। इट ग्रांट्स एन एडिशनल राइट। वो राइट क्या है? तो ऑप्शन ऑफ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, ये आपका सेक्शन 20 में है। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस होता क्या है कि सपोज ये ने बी को बोला कि मेरे लिए घर बनाओ। ठीक है, अब बी जो है वो टाल मटोल कर रहा है, तो ए जो है वो 2 महीने का नोटिस देगा कि भाई करा दो, नहीं तो मैं या तो किसी तीसरे से कराऊंगा या खुद कराऊंगा, और ऐसे केस में तुम्हें जो है टोटल कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और बी 2 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट में फेल करता है। तो ऐसे केस में ये के पास ऑप्शन है कि वो किसी और से या खुद से अपना घर बनवा ले, और कुछ एक्स्ट्रा खर्च अगर लगा है या कोई डैमेजेस वगैरह है तो वो बी से रिकवर करे। अब देखिए सेक्शन 10, जैसा अभी मैंने बोला था कि जो अमेंडमेंट के पहले ये डिस्क्रिशनरी रिमेडी प्रोवाइड करता था, और वो भी कब? जब एक्चुअल डैमेज असर्टेन न किया जा सके या मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो, ऐसे केस में ही सेक्शन 10 जो है पहले वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करता था। पर अब एज ए रूल आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, ये जैसा कि मैंने अभी एम में बताया था कि इस अमेंडमेंट का एम था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक सुधारना है, प्लस स्पेसिफिक से रिलेटेड जो केसेस हैं उसके टाइम में कटौती करना है। तो इसलिए सेक्शन 20 ये लाया गया। तो सेक्शन 20 ये क्या बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, और ये नोटिफिकेशन गजट में आता है, और इसके बाद 2018 के अमेंडमेंट से एक शेड्यूल जोड़ा गया है एसआरए में। उस शेड्यूल में जो लिस्टेड है उन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेट करते हैं ट्रांसपोर्ट से, एनर्जी सेक्टर से, वाटर एंड सैनिटेशन से, कम्युनिकेशन से, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर से, एटसेट्रा। इसके बाद आप देखिए, जैसे मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका हूं कि 2018 अमेंडमेंट का एक पर्पस ये था कि कोर्ट का इंटरवेंशन कम किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट से, और उसमें से पार्टिकुलरली जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट हैं उसमें इनका कोर्ट का इंटरफेरेंस मिनिमाइज करना है। इसके बाद देखिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड केस कोर्ट में जाता है
तो ये कैसे कोर्ट में जाते हैं? तो सेक्शन 20B जो है वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके कुछ कोर्ट को डेजिग्नेट कर सके स्पेशल कोर्ट के तहत, जहां पे सिर्फ सूट जो फाइल होंगे वो स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड है वो सूट फाइल होंगे। इसके बाद और देखिए सेक्शन 20C, ये क्या है कि एक टाइमलाइन प्रोवाइड करता है कि जो भी सूट है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटेड, वो 12 मंथ में डिस्पोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 12 महीने में डिस्पोज ना हो तो फर्दर इस 12 मंथ को 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है, वो भी रिकॉर्डेड रीजंस के साथ। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के है जिसमें सेक्शन 14A को इंसर्ट किया गया। ये सेक्शन 14 क्या है? ये बोलता है कि जो कोर्ट है वो एम्पावर्ड है इस चीज के लिए टू एंगेज टेक्निकल एक्सपर्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जजेज होते हैं वो उनसे ये नहीं आशा कर सकते हम कि वो हर टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। तो अगर जरूरत पड़े कि ये जो कोई पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का वर्क नीड करता है या असेसमेंट होना चाहिए कि कितने दिन में कंप्लीशन होगा, तो वैसे केस में कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्सपर्ट को एंगेज करे और उस एक्सपर्ट के ओपिनियन के अनुसार अपना डिसीजन दे। इसके बाद एक पॉइंट है रिकॉग्निशन टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये अमेंडमेंट लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि 1963 जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ था उस समय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहां पे ये है कि अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, राइट, तो वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है। ये पहले नहीं था। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले सेक्शन 20 की बात की थी, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो सेक्शन 20 क्या बोलता है कि इसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बी उसे परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो 2 महीने का नोटिस दे के बी ए जो है वो खुद से या किसी तीसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा सकता है या कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क था वो एग्जीक्यूट करा सकता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किया है तो वो बी से रिकवर कर सकता है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल अंडर सेक्शन 14। तो पहले सेक्शन 14 बहुत बड़ा सेक्शन था, इसको अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और इसमें सिर्फ 4 कंडीशन है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। देखिए पहला क्या है। तो पहला है कि अगर पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है तो ऐसे केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर नहीं पास हो सकता है। दूसरा देखिए कि अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इन्वॉल्व करता है कि कोर्ट जो है वो उसको कंटिन्यूसली सुपरवाइज करे, मीन्स कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअस सुपरविजन की मांग करता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं ऑर्डर करेगी। तीसरा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी पर्सन के पर्सनल क्वालिफिकेशन के, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। और चौथा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो डिटर्मिनेबल है, यानी कि जिसको रिसाइंड किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। अब देखिए इम्प्लीकेशन क्या है अमेंडमेंट एक्ट का। तो पहला एम था कि डिफिकल्टी रिमूव करे, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो आते हैं वो,
और दूसरा एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इसमें इसके लैंग्वेज कुछ ऐसे हैं जो कि कोर्ट के लिए डिफिकल्टी पैदा करेंगे इंजंक्शन ग्रांट करने में। वो कैसे? तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है उनके इन्फोर्समेंट में दिक्कत होगी, और इसके अलावा जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट हैं उसके कुछ प्रोविजंस ओवरलैप करते हैं एसआरएफ के एमेंडेड प्रोविजन से। तो ऐसे केस में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट कौन सा रुख लेती है, कहीं कोई कंफ्लिक्ट ऑफ जस्टिस ना हो, कंफ्लिक्टिंग जजमेंट ना हो। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से और उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका ये लाइक, सब्सक्रिप्शन एंड शेयर हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए।